नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख चुके थे आज और हम उसकी एसिडिटी के बारे में बात कर चुके थे। तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर की जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं या उसकी एसिडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। तो उन ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर की अपन बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ structural feature on acidity। स्ट्रक्चरल फीचर में हम दो तरह के इफेक्ट देखते हैं। पहला रिजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव, और दूसरा हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, कोई भी एलिफेटिक। तो अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों में हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक समूह को अगर मैं ऐसे लिखूं तो दोनों के अंदर हाइड्रोक्सी समूह OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, और अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है। और हम जानते हैं कि जिस हाइब्रिडाइजेशन में या जिस एटम में s कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन की sp3 हाइब्रिड कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, पहला कारण तो ये है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा रहेगी तो इनके प्रोटॉन देने के बाद जो आयन बनेगा ये बना कार्बोक्सिलेट आयन और ये बना एल्कोक्सी आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन और एल्कोक्सी जो आयन बने इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रहेगी, जिस नेबरिंग कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, वो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को वो यहाँ से इस ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों में एसिडिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है या जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है जो H+ देकर एसिडिटी शो करता है, वो उनके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अलग अलग है। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होने के कारण S कैरेक्टर में अंतर आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा होता है, ये तो अपन ने कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कोहल और एसिड का। दूसरा होता है कि जब आयन बन जाते हैं एल्कोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन, ये यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता है, जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद प्रदर्शित करता है और इसकी ये दोनों अनुनादी संरचनाएं रहती है, रिजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। अनुनादी संरचना या रिजोनेंट स्ट्रक्चर बनने के कारण, रिजोनेंस शो होने के कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन बना ये स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता है तो ये आसानी से H+ डोनेट करेगा, जबकि यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन बना वो स्टेबिलिटी को रिजोनेंस के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाता है। इस वजह से अल्कोहल एसिड के कंपैरिजन में कम एसिडिक होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर की बात कर रहे हैं, तो दो इफेक्ट की मैंने बात करी थी, रिजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजोनेंस इफेक्ट।
रिजोनेंस इफेक्ट की मैंने बात करी थी, तो हमने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये जब प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। इसकी दो अनुनादी संरचनाएं मैंने बनाई थी, इसकी ये दोनों अनुनादी संरचनाएं बनती है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन पर अल्टरनेट फॉर्म में या दोनों ही ऑक्सीजन पर हम कहें कि ये डीलोकलाइज्ड रहता है। इसलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है तो ये हमेशा H+ डोनेट करने की फ्रीक्वेंसी इसकी तेज रहेगी, क्योंकि अनुनाद ये भी शो करेगा जिसमें प्रोटॉन अटैच है, इसमें भी ऑक्सीजन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर देगा और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो इसकी भी दो अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव। लेकिन यहाँ जो अनुनादी संरचना बन रही है वो इन दोनों अनुनादी, ये जो दोनों अनुनादी संरचना है ये इक्विवेलेंट अनुनादी संरचना है। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रिजोनेंस स्ट्रक्चर का योगदान या उसकी जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा होती है किसी भी कंपाउंड के अनुनादी संकर में, कंपाउंड के आयन के। तो यहाँ जो अनुनादी संकर बनेगा वो किस तरह का बनेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों के ऊपर डीलोकलाइज्ड रहेगा। यहाँ ऐसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये अनुनादी संरचना ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू इसके। इसी कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिडिटी शो करते हैं और ज्यादा स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में रहेगा और ये ज्यादा एसिडिक रहेगा। दूसरी हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करूं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट प्रोटॉन ये निकाल देता है, प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, उसके बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर इस अल्फा कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन और एल्किन की जगह या कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो ग्रुप हो या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी पर। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। अब कैसे होगी, अगर यहाँ पर मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये जो तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं 1 2 3, इन तीनों ग्रुप में या तीनों ग्रुप या इनमें से कोई एक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं इस कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलेट आयन को, तो यहाँ पर पहले से क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ज्यादा है, और फिर कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पहले ही था उसको और इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि स्टेबल वही चीज होती है जो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगी। आयन स्टेबल कम होते हैं, किसी किसी केस में हो सकते हैं, लेकिन आयन जो जहां पर भी आयन रहेगा वो हमेशा न्यूट्रल की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बढ़ा रहा है, तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। याद रखना इस चीज को, समझ में आ गई होगी बात। दूसरी मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो कौन सा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इधर भी दूसरे ग्रुप या हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रॉन, तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये
इधर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव डेंसिटी चार्ज डेंसिटी थी, इसको ये डिक्रीज कर देंगे, यानी कि ये इसको नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज था जिसकी वजह से थोड़ा कम स्थायी था, उसको अगर ये कम करते हैं तो ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। आ गई बात समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा कोई ग्रुप जुड़े जो उसको फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास तो ऑलरेडी ज्यादा है भाई, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसके पास ऑलरेडी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम होगी। ठीक है, इसके अलावा विपरीत अगर हम देखें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और ऐसा ग्रुप इससे जुड़े जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में।